मैं रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट बोल रहा हूँ। कभी मैं राजस्थान के धोरों और धोरोवासियों के दिल पर राज किया करता था। ये धोरे और धोरेवासी मेरे दिल के सबसे प्रिय हुआ करते थे, पर आज मैं मेरे ही संरक्षण को बनाए गए कानून के कारण विलुप्त होने की कगार पर हूँ। जिस धरती पर मैं रहता था वहाँ के वंशज मेरे बारे में कहते थे कि बादल लाजे बापड़ा गाजे जदगर गाज बाज तणु चाले नहीं बस जिन धोरा तू जाज। उस धोरों का मैं कभी जहाज हुआ करता था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ? और ये सवाल आपसे है कि आखिर मुझे अपने धोरों से रुखसत क्यों होना पड़ा। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में मेरे वजूद के मिटने पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के बारे में जानने की कोशिश करें। राजस्थान खड़े हवाई जहाज मानी जाती है, पर हमें तो दौड़ दड़ा रहेगा नहीं, ये रिपेयर मिले नहीं, हमारा पेट ही नहीं भरी जाए, अब कहीं कराओ मैं। नमस्कार। राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति के अंदर ऊंट का इतना महत्व है कि राजस्थान का कोई भी बड़ा काव्य या लिटरेचर उठा करके देख लें तो वहां पर आपको इस पशु का जिक्र जरूर मिलेगा। राजस्थान के अंदर कवियों ने इसको लेकर के कई अलग अलग दोहे भी लिखे। राजस्थान के लोक जीवन में एक दोहा जो ऊंट की महत्ता के बारे में बताता है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक लड़की अपने पिता से कह रही है, जिसको राजस्थानी साहित्य के अंदर दोहे के अंदर परोया है कि बाबलिया उनगर देव से जिनगर सांडियारो ठाट अड़गा ने नेड़ा करे पल में पहुंचावे कोस 25। राजस्थान के अंदर ऊंट का इतना महत्व था कि हर एक साहित्य के अंदर आपको ऊंट का जो वर्णन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब धरातल पर हमने आज की स्थिति देखी तो कुछ हमें चौंकाने वाले आंकड़े पता चले। और तो है समस्या जैसा है, कुड़कियों गाले जगह रुपये आवे नहीं, ने एक ने नौ मेरी अम्मा डो ट्रोहंड है तो क्या था नौ मेरी पहुंच ही जाई, वो एक समस्या तो वही जाए। एक है कुड़कियों गालो, आज हमें 2 बढ़िया कुड़कियों गालो, कुड़की गालो पे मिली, कोई कह 15,000 मिली, कोई कह 20,000 मिली, मैं तो 8 नहीं दे के। राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए ऊंटों की संख्या की तो एक समय ऐसा था, करीब 2012 की बात करें तो राजस्थान के अंदर करीब 4.5 लाख से ज्यादा ऊंट हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात की जाए वर्तमान संख्या की तो कुछ ही हजारों के अंदर रह गए हैं। जो ऊंटों के टोले हमें हर गाँव में देखने को मिलते थे, अब वो ऊंटों के टोले सिर्फ कुछ ही गांवों तक या हम कह सकते हैं कि कुछ ही जिलों में सिमट करके रह गए हैं। जब हमें ये पूरा शूट करना था, डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और इनकी समस्याओं के बारे में जानना था, तो राजस्थान में जब हम ऊंट खोजने निकले तो हमें बहुत ही मुश्किल हुई। बहुत ही कम जो है हमें ऊंटों की संख्या देखने को मिली और फिर पहुंचे हम एक ऐसे व्यक्ति के पास में जिसके पास अभी तक 150 से ज्यादा ऊंट हैं, जो कि अपनी प्रॉब्लम बताते हुए इतना भावुक हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ऊंट बस हमें देख लो और ऊंटों को देख लो, क्योंकि हमारे बाद में न तो हम होंगे और न ही ऊंट होंगे। तो हमें थान का ही लगे आगे वाली पीढ़ी जो की आवन बा ऊंट पाली के बे हर तक ही है, खत्म ही रह जाए वहां तक ही है। इनको जैसे आपने सुना कि इनके साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आखिर सवाल यह है कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ऊंट तो राजस्थान का राज्य पशु भी है। तो इस बारे में जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि वास्तव में राजस्थान में ऊंट की संख्या कम होने का कारण तो राजस्थान सरकार ही है। जी हाँ, आप यहाँ पर सुनकर के शौक जरूर गए होंगे, लेकिन राजस्थान सरकार का उष्ट संरक्षण अधिनियम 2015 वो अधिनियम है जिसने राजस्थान में ऊंटों की संख्या जो पहले लाखों में हुआ करती थी उसको हजारों में ला करके खड़ा कर दिया। राजस्थान का उष्ट संरक्षण अधिनियम 2015 जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे कि ऊंट को सराहने के लिए जब जो ऊंटारू होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो पहले आपको संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप जा सकते हो। और साथ ही में उसके अंदर ऐसा भी प्रावधान था कि आपने परमिशन भले ही कब भी ली हो, लेकिन अगस्त महीने से पहले उसको रिन्यू करवाना होता था। और रिन्यू भी इसकी प्रोसेस भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि ऊंट पालकों ने ऊंट पालने ही छोड़ दिए। ये जो मंगला पशु योजना है, जो बीमा योजना जिसके तहत
ऊँट जब उसकी ऊँटनी की डिलीवरी होती है तब कुछ किस्तें जो है ऊँट संरक्षण योजना के तहत ऊँट पालकों को दी जाती है। इनका कहना ये है कि जो टैगिंग होती है और ऊँट का बीमा कराने के बावजूद भी इनको अभी तक उसका भुगतान नहीं मिला, लगभग साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है। दूजो थारेट जगह टीका बीजा ऊँटार लगा हुआ है, बे कहीं मिले कि नहीं मिले थाने? बे नहीं मिलिया टीका का मिले ही कोनी साहब। तो जना टीका यूं है कि मैं जाऊं मैं जान को हाँ एक आधी होंडरे टीको लगावणो है जन के मोर तो है जो को टीका आयोड़ा कोनी मैं जान को मोर हंडिया टीका लगाओ जन के टीका आयोड़ा कोनी ताकतरात लगाओ कोनी आने वे पोम वाला लान लगावे बे है जो को रे कणी बे कर लगाया वे तो पोम टीका ही लगाया इसको नहीं हम तई। अच्छा टीका मतलब पूरी धरातल की नहीं है। माथे चिकित्सारी भी कमी है जो कि हाँ। ऊँटों लेन चीजा है। पेटंडे सब को नार में टीका मिलता ही नहीं है। अच्छा हाँ सा नो कोई खुराक रहा है नो कोई टीका है पोम रहा है ओम रहा है कोई दवाई है पूरी है वही नहीं मिलती है। जरूर बहुत समस्या है हमारे तो है। बहरहाल 2015 के अधिनियम जिसने ऊंट को पूरी तरीके से कृषि, डेयरी और ट्रेड के लिए बैन कर दिया था, उसमें जब सरकार को पता चला कि हम ही इनकी संख्या के डिक्लाइनिंग के पीछे हैं तो उन्होंने इसमें जरूर कुछ संशोधन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी पशुपालकों के सामने जो विशेष तरह ऊंट पालते हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैंने वहां पर जाकर के धरातल पर जब सारी स्थिति पता की तो आप देख सकते हो कि पशुपालकों ने किस तरीके की अपनी समस्याएं बताई। तो अबर थे जगह ऊंट चरावण ले जो एक खेत है चरावरिया आम तान की समस्या नहीं आवे की वजह से यहाँ आवे सा हाँ, कि हम आटे कोई चरौंदे जने तो चरमो हाँ, अनाटू हमें बाहर कटा दे तो अटू टोड़ मोहनत मार गाल नहीं पड़े हाँ, रोड नहीं बहुत समस्या है। अच्छा कटे भी चरौनी जगह नहीं है अच्छा कटे ही जगह नहीं है कोई समाचार है न कोई अभी है अच्छा ठीक है ना हमें तारबंदी होगी तारबंदी में तो दगला ताड़ो दियोड़ो उनमें है जो को ताड़ो खोल ले मैं गाल सको नहीं आने उनमु है जो को आग होया तो कहते धनी कहती मार ताड़ा में क्यों गाली खेतर में तो उन समझिया बहुत समझिया आवड़ी है ऐसा। अच्छा हम चराओ कटे समाचार ही है तो समझिया आई जाएगी लियो लियो फिरो रोडो रोडो अच्छा कटे भी है तो ये गौचर है नहीं उठे ही शर्म दे मना है जनपद कोई की कहे मोरी कोई गा बिड़के कोई भै बिड़के तो समझिया बहुत आवड़ी है। अच्छा जटे जटे कोई एड़ो कोई जंगल है जटे कोई समझिया है एड़ी जो कोई जगह मोने मिलनी चाहिए जटे भी हमारी कोई सुविधा है सरकार हूँ जटे सुविधा करे है। ठीक है बिल्कुल ठीक है सरकार साहब। तक ये बात हम पहुंचाएंगे और हाँ। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम ये जो ऊंट पालक है इनका जो वास्तविक दुख दर्द है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि जो मुद्दा इनके सामने अभी जो इन्होंने समस्या बताई वो वास्तविक है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो कानून बनाने वाले बहुत भारत दुखी के है, इसमें बहुत विधि दुखी निर्माता है। हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंच सके, क्योंकि विधि का निर्माण हमेशा बंद ऑफिसों में नहीं होता। धरातल पर पायलट प्रोजेक्ट चलेंगे तभी जाकर के नीतियां हैं वो सही तरीके से बन पाएंगी। राजस्थान में वैसे तो उष्ट संरक्षण को लेकर के कई तरीके की उष्ट संरक्षण योजना भी चलाई जा रही, साथ में मंगला पशु बीमा योजना भी है, लेकिन इन बीमा योजनाओं की न तो व्यापक पहुंच है और न ही इन बीमा योजनाओं के बारे में जो पशुपालक हैं वो अवेयर है। साथ ही में इनकी सबसे बड़ी खामी यह है कि ये जो है इसमें लिमिटेड जो है वो पशुओं का ही बीमा होता है। जैसे पहले 5 पशुओं का होता था, अब जो है उसको बढ़ा करके जो 10 पशुओं का कर दिया है। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि पशुपालक को कैसे पता रहेगा कि हमें कौन से ऊंट का या कौन सी ऊंटनी का बीमा करवाना है और कौन सी का नहीं करवाना है। मान लीजिए जिसका बीमा नहीं करवाया उसको कुछ नहीं हुआ और दूसरे ऊंट या ऊंटनी को कुछ हो गया, उसका जो भरपाई है वो कौन करेगा? ये सवाल सरकार से भी है और उन विधि निर्माताओं से भी है जो इस मामले में कानून बनाते हैं। साथ ही में जब हमने मंगला पशु बीमा योजना और उष्ट संरक्षण बीमा योजना के बारे में धरातल पर बात की तो हमें कुछ ऐसा पता चला, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि कुछ समय पहले, लगभग साल भर पहले इन्होंने अपने कुछ पशुओं का बीमा कराया था, लेकिन उस बीमे का जो भुगतान है उस डिलीवरी के समय उष्ट संरक्षण योजना के तहत जो 3 किस्तों के अंदर पैसे दिए जाते हैं वो पैसे आज भी इनके खाते में नहीं आए, जो कि अपने आप में सरकार की जो बीमा योजना है वो चलाई तो जा रही है, लेकिन इस पे उदासीनता भी सही रहती है। साथ ही में जो ऊँटों के लिए जो टीकाकरण वगैरह होता है उसमें भी भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। ना तो सरकार इस पे ध्यान दे रही है और ना ही सरकार के मुलाजिम। जब हमने इनसे बात की कि इनके टीकाकरण की क्या व्यवस्था है, तब हमें ये पता चला कि यहाँ पर न तो इनके टीके की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ के जो
संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। देखिए, जब तक जो संबंधित अधिकारी हैं वो हायर अथॉरिटी से मांग नहीं करेंगे इन पशुओं के लिए, तब तक हायर अथॉरिटी इनके यहाँ पर मेडिसिन क्यों ही भेजेगी। जब पशुपालक इनके पास में मेडिसिन लेने जाते हैं तब इन्हें यही बताया जाता है कि हम लिख करके दे देंगे और आप मेडिकल से ले आइए, जो इनके लिए बहुत ही भारी पड़ता है। क्योंकि आज के समय में जो ऊंट की कीमत पहले 2015 से पहले 30 से 35 हजार हुआ करती थी, वही कीमत आज करीब 5 से 7 हजार रुपए तक सिमट करके रह गई है। तो कल्पना कीजिए कि एक पशुपालक जो सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात, हर समय इस तरीके से मौसम की मार झेल करके इन पशुओं को पाल रहा है, जब उसे बदले में कुछ भी ना मिले तो उसे भी तो अपना घर चलाना है, वो अपना घर कैसे चलाएगा। ये तो वही बात होगी, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में बैठ करके दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन लास्ट के समय में आपका बॉस आपको कहे कि निकल जाओ यहाँ से, कोई भी किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ काल्पनिक स्थिति नहीं है, हमारे जो ऊंट पालक हैं ये स्थिति वास्तव में फेस कर रहे हैं। सरकार अगर इनके संरक्षण पर वास्तव में काम करना चाहती है तो इफेक्टिव तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इन पर काम करे, वरना आने वाले समय में ऊंट सिर्फ हम म्यूजियम के अंदर ही ऊंटों की छवि देख पाएंगे और हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पापा ये जानवर क्या है, तब हमें उन्हें बताएंगे कि ये जानवर कभी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हमारी उदासीनता और सरकार की कुछ नीतियों के कारण इस पशु को तुम लोग देख नहीं पाए, जिसको आज देखने के लिए म्यूजियम में आए हो और यहाँ पर एक टिकट दे करके इस पशु को देख पा रहे हो। बहरहाल इस पूरे मामले पर जब हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राइका से बात की, तब उन्होंने कहा कि पशुपालकों के सामने बहुत सारी समस्या हैं और उनकी कुछ मांगे भी हैं जो राष्ट्रीय पशुपालक संघ के बैनर तले वो सरकार से रखना चाहते हैं। आप पहले लालजी राइका को सुनिए। ऊंट बचाओ आंदोलन में राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने 3 स्तर पर अपना काम किया। एक, जहां जहां ऊंटों के साथ हादसा हो रहे थे वहां पे हमने धरना दिया। जैसे भारतमाला पे ऊंटों का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, वहां पे राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने धरना दिया और ऊंट पालकों को मुआवजा दिलवाया। उदयपुर में राष्ट्रीय पशुपालक ने पूरा रैली निकाली। इसी तरह से बंदे के बालाजी में भी हमने पूरा रैली निकाली। दूसरा, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आम जनता में जानकारी फैलाई कि ऊँटों की संख्या लगातार तेजी से कम होती जा रही है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमने गवर्नमेंट से लगातार अपनी बातचीत जारी रखी और जहाँ जहाँ ऊँटों के हेल्प के लिए सरकार जो प्रयास कर सकती थी उस प्रयासों को कैसे बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट को नीति परिवर्तन के लिए कैसे बाध्य किया जाए, इस बात के लिए हमने प्रयास किए, जिसमें हमें कुछ सफलताएं भी मिली। एक, हमारी मांग थी कि भाई ऊंट कानून बदला जाना चाहिए, क्योंकि ऊंट कानून की वजह से ऊंटों की कीमत बहुत तेजी से कम हो गई है। जो ऊंट कानून लागू होने से पहले 40,000 रुपया एक ऊंट की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू 20,000 रह गई थी। सरकार ने बार बार कहने के बावजूद अभी ऊंट कानून में थोड़ा चेंज किया है कि कृषि के लिए और डेयरी के लिए ऊंट राज्य से बाहर लेके ले जा सकते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि अभी पुष्कर के मेले में ऊंटों की कीमत लगभग डबल हो गई। इससे ऊंटों की कीमतों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, हमने सरकार से मांग किया कि ऊंटनी के दूध का MSP डिसाइड किया जाए और प्रति लीटर 80 रुपया दूध लिया जाए। खास करके जो राज्य की डेयरी है वो उसका दूध ले, ताकि एक्सक्लूसिव ऊंटनी के दूध को बेचा जा सके। उसमें अभी तक सरकार के पास हमने प्रपोजल भेजा है, सरकार ने अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। तीसरा हमारा यह था कि कैमल सेंचुरी खोले जाए, जिसमें ऊँटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊँटों को उस कैमल सेंचुरी में चराया जा सके। चौथा हमारा ये था कि जो अभी ऊँटों की टोड़ी के ऊपर जो सरकार की तरफ से सब्सिडी है वो 5 टोड़ी तक सीमित है। हमारा ये सुझाव है सरकार को कि उस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यदि 10 टोड़ी होती है, 15 टोड़ी होती है, तो हर एक टोड़ी के ऊपर उनको 20,000 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि ऊँट हर्ड्स में रहते हैं, इसलिए उनका कोई निश्चित सीमा लगाना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। चौथा, जो मंगला पशु बीमा है उसमें 10 ऊँटों का अभी
पशु बीमा होता है, लेकिन हमारा ये उनको प्रपोजल है कि कम से कम 50 ऊँटों का होना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो हड़ की जो संख्या रहती है वो 50 से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा बहुत सारे सुझाव हमने सरकार को दिए हैं। तो आपने देखा कि राजस्थान के अंदर ऊँटों की संख्या कम होने का क्या कारण है, क्या क्या समस्याएं हैं जो ऊँट पालक झेल रहे हैं, साथ ही में उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, पशुपालकों के क्या सजेशन हैं, वो भी हमने दिखाए। यहाँ पर बात सिर्फ ऊँट बचाने की या एक पशु बचाने की नहीं है, बात है हमारी संस्कृति और हमारी विरासत बचाने की। वरना हम सब सिर्फ अपने बच्चों को किताबों में ही बता पाएंगे कि बेटा ये कभी राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज कहलाता था, जिसने हमारे पूर्वजों के कई सारे युद्धों में साथ दिया और ये उनके संघर्ष का साथ ही रहा था। इसलिए आज ही आइए हमारे साथ में जुड़िए सेव कैमल कैंपेन के साथ में और इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भारत के विधि निर्माताओं को इस बारे में पता चल सके और ऊँट पालकों की वास्तविक समस्या के बारे में ये लोग अवगत रहे। #सेव कैमल कैंपेन। इसी के साथ में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक खुश रहिए और अपने आसपास प्राणियों की रक्षा करते रहे। जय हिंद, जय राजस्थान।